Hello students, in this video we are going to discuss the problems on the KVL. We are going to discuss the problems on the KVL. Here we are having one problem. I will read this question. Two batteries of 7 volt and 13 volt and internal resistance 1 ohm and 2 ohm respectively are connected in parallel with a resistance of 12 ohm. Find the current through each branch of the circuit and potential difference across 12 ohm resistance. Means we are having the two batteries 7 volt and 13 volt, and this is the 12 ohm resistance. Two batteries and resistance are connected in parallel, and this arrangement is done as shown in the figure. Current is flowing here, I1. Again this current I2, positive to negative. These two currents are coming together here and flowing through 12 ohm. So here it is denoted as a I1 and I2. As I explained the trick, मैंने जैसे आपको ट्रिक बताया था कि जब हम इस टाइप के सर्किट सॉल्व करने जाते हैं तो हम हमारा ट्रिक यूज करेंगे, वो बुलाती है मगर डायरेक्ट जाने का नहीं. सो ये लूप जब हम घूमते हैं जहाँ पे रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस मतलब स्पीड ब्रेकर रहता है, उसको हमें सॉल्व करना पड़ेगा. बैटरी मतलब पेट्रोल पंप रहता है, हमको पेट्रोल भरना पड़ेगा. और जैसे मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था, अकॉर्डिंग टू दैट पर्टिकुलर लॉजिक हमें इसमें लूप सॉल्व करना पड़ेगा. सो इसमें हम फर्स्ट लूप सॉल्व करेंगे ए ई एफ बी ए. सो ए ई एफ बी ए, दिस लूप वी आर गोइंग टू सॉल्व. So this loop we are going to solve here. Now A to E हम जा रहे हैं. A to E कोई रेजिस्टेंस नहीं है, बैटरी नहीं है. E to F में रेजिस्टेंस है. So I will write according to the KVL. If you remember the concept, algebraic sum of voltage plus EMF is equal to 0. This is our logic which I am going to use here. Now A to E, no resistance, no battery. E to F, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है और उसमें से करंट जा रहा है I1 प्लस I2. सो आई विल यूज करंट इंटू रेजिस्टेंस. सो करंट है हमारा I1 प्लस I2 एंड हमारा रेजिस्टेंस है यहाँ पे 12. सो we are going in opposite direction, so I will make it as a minus. Now if you are going for a next concept, then E to F, after that F to B. F to B, again no resistance, no battery. Again B to A, there is one internal resistance, उसमें से करंट जा रहा है I1. Now मैं और करंट दोनों साथ में जा रहा है, इसलिए मुझे माइनस लेना पड़ेगा. So I will take it as a I1. 1 into I1 is I1. देन मुझे बैटरी मिला है यहाँ पे. जो बैटरी का टर्मिनल सेकेंडली मिलता है उसका मुझे यहाँ पे सिंबल देना पड़ता है. सो मैंने यहाँ पे किया +7 इक्वल टू 0. अब हम इसको सॉल्व करते हैं. 12 एंड ये माइनस, मतलब ये -12 यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में. सो -12 I1 -12 I2 -I1 इक्वल टू -7 को इधर भेज दिया. सो यहाँ पे हो जाएगा -13 I1 -12 I2 इक्वल टू -7. मैंने इसको बोल दिया इक्वेशन 1. नाउ ये फर्स्ट लूप मैंने यहाँ पे सॉल्व कर दिया है. नाउ आई विल गो टू द सेकंड लूप CEFDC. CEFDC, दिस लूप आई विल सॉल्व. CEFDC, go through this loop. C to E, no resistance, no battery. E to F, again 12 ohm resistance and current is I1 plus I2. करंट और मैं सेम डायरेक्शन में जा रहा हूँ, इसलिए मैं यहाँ पे लूँगा माइनस. उसके बाद में F to D जाना पड़ेगा, नो रेजिस्टेंस नो बैटरी. उसके बाद में D to C जाना पड़ेगा. यहाँ पे इंटरनल रेजिस्टेंस है 2 ओहम. अब देखो करंट और मैं सेम डायरेक्शन में जा रहा है, इसलिए मुझे लेना पड़ेगा माइनस. सो आई विल टेक इट एज अ 2I2. बैटरी का मुझे टर्मिनल बाद में मिल रहा है 13. सो आई विल टेक इट एज अ +13. पॉजिटिव टर्मिनल यहाँ पे मुझे लेना पड़ेगा. सो +13 बाद में मैं आ गया
फाइनल पॉइंट पे, दैट इज द पॉइंट C इक्वल टू 0. नाउ आई विल सॉल्व दिस वन. -12I1 -12I2 -2I2 इक्वल टू -13. इसको सॉल्व करते हैं. चलो, -12I1 -14I2 इक्वल टू -13. ये हो गया मेरा सेकंड लूप. आई हैव सॉल्व्ड हियर सेकंड लूप. नाउ मुझे इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 यहाँ पे सॉल्व करने पड़ेंगे. मुझे यहाँ पे I1 एंड I2 का वैल्यू निकालना है, क्योंकि उसने बोला है फाइंड द करंट थ्रू ईच ब्रांच ऑफ द सर्किट. अब यहाँ पे दो ही करंट है, I1 एंड I2, और बाद में मुझे निकालना है I1 प्लस I2. मतलब मुझे निकालना है I1 एंड I2. एक्चुअली यहाँ पे फिजिक्स खत्म होता है, इसके बाद में आपका मैथ स्टार्ट होता है. ये दो इक्वेशन आपको यहाँ पे सॉल्व करने पड़ेंगे. सो आई विल राइट दीज टू इक्वेशंस. सो -13I1 -12I2 इक्वल टू -7. दिस इज माई फर्स्ट इक्वेशन. अब मैं यहाँ पे सेकेंड इक्वेशन लिख रहा हूँ. -12I1 -14I2 इक्वल टू -13. ये मैंने लिख दिया सेकेंड इक्वेशन. अब देखो, इनको सॉल्व करते. इसको मैंने कर दिया प्लस, इसको भी कर दिया प्लस, इसको भी कर दिया प्लस. यहाँ पे रह गया -I1, यहाँ पे रह गया +2I2 इक्वल टू +6. सो फाइनली आई गॉट I1 इक्वल टू -I1 इधर भेज दिया, प्लस हो गया 2I2 -6. आई विल कॉल दिस एज ए इक्वेशन 3. मुझे I1 का वैल्यू यहाँ पे मिल गया. अब मैं I1 का वैल्यू इक्वेशन 1 या फिर इक्वेशन 2 में पुट करके इसको आगे. So I will put this value in equation 2. So what will happen? I will write here, put in equation 2. So this is equation 2. Equation 2 है -12 I1 का वैल्यू आया हमारा 2I2 -6 -14I2 इक्वल टू -13. चेक हियर, -12 I1 का वैल्यू है 2I2 -6 -14I2 इक्वल टू -13. सो जस्ट सिंप्लीफाइड, -24I2 माइनस प्लस, सो 72 -14I2 इक्वल टू -13. सो यहाँ पे मैं इसका छोटा सा कैलकुलेशन कर देता हूँ. -14I2 -24I2 -24I2, it become -38I2 -38I2. Now send this 72 here, so it will become -72. So this value will become -85. So I2 equal to 85 divided by 38. So if you are going for further calculation, I will get the value of I2 as 2.237 ampere. 2.237 ampere. This is the value for I2. I got the value for I2. Now I will go to calculate the value of I1. I will calculate the value of I1 here. To calculate the value of I1 का value कैसे calculate करना है बच्चों? I1 equal to 2I2 minus 6. So I1 equal to 2. I2 तो हमारे पास है, I2 अभी निकाला है हमने 2.237 माइनस 6. अगर आप I1 को कैलकुलेट करोगे तो आपको I1 का वैल्यू मिलेगा -1.526 एम्पियर. सो दिस इज द वैल्यू ऑफ I1. सो I1 मिल गया, I2 मिल गया. अब तीसरा जो करंट जा रहा है, एक ब्रांच में मुझे करंट दिख रहा है I1, दूसरा इसमें दिख रहा है I2, और तीसरा जो करंट दिख रहा है ना वो है I1 प्लस I2. सो मैंने यहाँ पे निकाल दिया I1 प्लस I2. अभी I1 एंड I2 का दोनों का भी वैल्यू है. I1 का वैल्यू -1.526, I2 का वैल्यू है +2.237 एम्पियर. अगर आपने इसको सॉल्व किया तो आपको इसका आंसर मिलेगा 0.711 एम्पियर. ये कैलकुलेशन आपको क्रॉस चेक करना है.
अब इसके बाद में पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 12 ओहम रेजिस्टेंस उसने बोला है। सो पोटेंशियल डिफरेंस ओहम सर ने बोला है V इक्वल टू IR रहता है। सो ओहम सर की बात मान के हमें इसको सॉल्व करना पड़ेगा। करंट कितना है 0.711 इनटू रेजिस्टेंस कितना है यहाँ पे 12। इस ब्रांच का हमें पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। सो उसका करंट इनटू उसका रेजिस्टेंस हमें यहाँ पे करना पड़ेगा। अगर आपने इसको कैलकुलेट किया तो फाइनली यू विल गेट द आंसर। आपको ऐसा आंसर क्रॉस चेक करना पड़ेगा 8.53 वोल्ट। तो ये हो गया बच्चों इसका पूरा सॉल्यूशन। हर एक कैलकुलेशन आपको क्रॉस चेक यहाँ पे करना पड़ेगा। इस लेक्चर में मैंने अब तक आपको जो बताया है हाउ टू अप्लाई द किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, आई थिंक आप लोगों को समझ में आया होगा, क्योंकि इससे पहले लेक्चर में मैंने किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ इसका कंसेप्ट आपको पूरा एक्सप्लेन किया था। ठीक है, अब इसमें और एक ट्रिक मैं आपको सिखा देता हूँ, हाउ टू फाइंड आउट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। केवीएल के और बहुत सारे प्रॉब्लम्स आप लोग ट्राई कीजिए। बहुत सारे प्रॉब्लम्स हर एक टाइप के नोट्स में आपको मिलेंगे। केवीएल सॉल्व करने के लिए एक ही मेथड मैंने आपको ये अभी तक सिखाया है। हमारे पास इसके बहुत सारे शॉर्टकट टेक्निक्स है जो हम अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स आगे जाके सीखने वाले हैं। पर ये जो फंडामेंटल कंसेप्ट है ना, ये आपको पहले आना चाहिए। सो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है और इसमें कंपेरेटिवली थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स सर्किट दिया जाता है। तो यहाँ पे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इस प्रॉब्लम में मुझे फाइंड आउट करना है। एक्चुअली जो ब्लू कलर में दिखा है ना, वो हमारा ओरिजिनल प्रॉब्लम है। देयर आर 2 पॉइंट्स A B, इसके बीच में 3 रेजिस्टेंसेस है ऑफ इक्वल वैल्यूज। तो यहाँ पे मैं आपको एक ट्रिक सिखाने वाला हूँ और वो है पॉइंट शिफ्टिंग ट्रिक। पॉइंट शिफ्टिंग ट्रिक। अब अगर आप ये पॉइंट शिफ्टिंग ट्रिक में जाएंगे तो इस तरीके के प्रॉब्लम आप चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए, दिस इज द पॉइंट A एंड दिस इज द पॉइंट B। इसके बीच में का हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। पॉइंट शिफ्टिंग ट्रिक में हम क्या करेंगे, अब देखिए, समझो आप यहाँ पे खड़े हैं और यहाँ से आप इस पॉइंट पे पहुंच गए। आप इसमें जा सकते हैं क्योंकि यहाँ पे रेजिस्टेंस नहीं। आपको ये लॉजिक यहाँ पे अप्लाई करना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा कि अगर बीच में रेजिस्टेंस नहीं होगा तो हम सीधे सीधे नेक्स्ट पॉइंट पे जा सकते हैं। बीच में रेजिस्टेंस होगा तो हमें उस रास्ते से नहीं जाना है। ए से मैं आ गया इस पॉइंट पे, तो मैं इस पॉइंट को नाम दे दूंगा ए। अब देखो यहाँ पे रेजिस्टेंस है, मैं ए को यहाँ पे नहीं लेके जा सकता हूँ, तो इधर तो लेके जा सकता हूँ, तो मैं इसको बोलूंगा ए। इस पॉइंट को भी मैंने बोल दिया ए। इधर रेजिस्टेंस नहीं है, यहाँ पे मैं इसको बोल दूंगा ए। इधर भी रेजिस्टेंस नहीं है, इसको मैं बोल दूंगा ए। ए इधर नहीं जा सकता है, ए इधर नहीं जा सकता है। सो ए का यहाँ पे खेल खत्म। अब पॉइंट बी की तरफ देखिए। पॉइंट बी यहाँ पे आ सकता है, बीच में रेजिस्टेंस नहीं है। सो बी इधर नहीं जा सकता है क्योंकि रेजिस्टेंस है। बी इधर आ सकता है, रेजिस्टेंस नहीं है। इधर भी आ सकता है, रेजिस्टेंस नहीं है। इधर भी आ सकता है। सो ये सब पॉइंट्स को मैंने बोल दिया पॉइंट बी। अब देखिए, आपको लॉजिक क्या यूज करना है, 2 पॉइंट्स लेना है। सो हमारे पास तो 2 ही पॉइंट है। पूरे डायग्राम को आप अच्छे से देखिए, 2 ही पॉइंट्स है। अब जाइए, हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना है, तो हर एक रेजिस्टेंस के पास जाइए। पहला रेजिस्टेंस किसके बीच में है, ए एंड बी के बीच में है, तो मैंने यहाँ पे डिनोट कर दिया पहला रेजिस्टेंस। दूसरा रेजिस्टेंस किसके बीच में है, ए एंड बी, या फिर बी एंड ए बोलिए। सो दूसरा रेजिस्टेंस भी है ए एंड बी के बीच में। इसका वैल्यू आर है, इसका वैल्यू भी आर है। अलग अलग वैल्यू दिए तो भी नो इश्यू। नाउ तीसरा, अगर आपने रेजिस्टेंस देखा तो वो भी ए एंड बी के बीच में है। सो आई विल डिनोट इट अगेन, थर्ड रेजिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ए एंड बी। अब ये तो बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम हो गया, उन्होंने ऐसे हमको घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछा है। सो ये तीनों रेजिस्टेंस है पैरेलल में। पैरेलल का मैंने आपको ट्रिक बताया था, अगर रेजिस्टेंसेस पैरेलल में होंगे और रेजिस्टेंस का वैल्यू इक्वल होगा तो उसका इक्विवेलेंट कैसे निकाला जाता है, आर एन ऐसे याद रखिए। सो आर इज वैल्यू ऑफ दैट पर्टिकुलर रेजिस्टेंस, आर, और एन इज नंबर ऑफ रेजिस्टेंसेस। ओके, सो sorry, it is r by n, so it will become r by 3. so जब हम पैरेलल में रेजिस्टेंसेस कनेक्ट करते तो रेजिस्टेंस
इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कम होता है ना, सो हमें डिवाइड बाय एन करना पड़ेगा, मल्टीप्लाइड बाय एन, ये हम सीरीज में करेंगे। यहाँ पे पैरेलल कॉम्बिनेशन है, इसलिए मैं यहाँ पे करूंगा आर डिवाइडेड बाय एन, सो आई विल गेट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस एज अ आर बाय 3। अगर तीनों के वैल्यूज दिए होंगे तो आप यहाँ पे वैल्यू रख दो। R1 R2 एंड R3 अगर अलग अलग रेजिस्टेंस दिए होंगे तो 1 बाय आर पी इक्वल टू पैरेलल है ना, तो 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3 कीजिए। इस तरीके से तीनों के वैल्यूज रख दीजिए, सॉल्व कीजिए। अगर सेम रेजिस्टेंस होगा तो बहुत ही सिंपल है, R बाय एन। ओके, सो पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए तो इस सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो गया कितना, R बाय 3। पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो रेजिस्टेंस रहता है ना, एक रेजिस्टेंस, ओके, तो उससे कंपेरेटिवली रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या होता है, कम होता है। कितने टाइम्स, नंबर ऑफ रेजिस्टेंस टाइम्स। सो ये हो गया हमारा पॉइंट शिफ्टिंग ट्रिक, वेरी इंपॉर्टेंट ट्रिक, you have to remember this particular trick. Now this is the second problem of the point shifting trick type. Okay, so इस डायग्राम में अगर आपने अच्छे से देखा तो 4 रेजिस्टेंसेस है, ओके, और ये 2 पॉइंट्स है ए एंड बी। हमें यहाँ पे निकालना है आर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है फ्रॉम पॉइंट ए टू द बी। ए एंड बी का बीच में का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मुझे यहाँ पे निकालना है। नाउ अगेन मैं यही ट्रिक यहाँ पे अप्लाई कर सकता हूँ क्या, ट्राई कर सकते हैं आप लोग? यस, डेफिनेटली। पॉइंट शिफ्टिंग ट्रिक है। देखिए पॉइंट बी है यहाँ पे, ए यहाँ पे, ये दोनों के बीच का रेजिस्टेंस मुझे निकालना है। अब देखिए पॉइंट ए कहीं पे भी नहीं जा सकता है, पॉइंट ए लॉकडाउन है, कहीं पे भी नहीं जा सकता है, ठीक है। अभी ये पॉइंट बी जो है ना, पॉइंट बी ये पूरी तरह से फ्री है, पूरी तरह से घूम सकता है पॉइंट बी। सो पॉइंट बी यहाँ पे भी आएगा, रेजिस्टेंस नहीं है ना, पॉइंट बी यहाँ पे आ सकता है। इधर भी आ जाएगा ना, नहीं है रेजिस्टेंस, इधर भी आ जाएगा, नो रेजिस्टेंस इधर, पूरी तरह से घूम सकता है पॉइंट बी। सो अब मुझे निकालना है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। मेरे पास है 2 पॉइंट्स, 2 पॉइंट्स। मैंने जो ट्रिक बताया, ट्रिक हमारी बिल्कुल भूलना नहीं है, ट्रिक याद रखना है और जस्ट अप्लाई करना है। ये है हमारा पॉइंट ए, ये है हमारा पॉइंट बी। अब देखिए पहला रेजिस्टेंस ए एंड बी के बीच में है, सो फर्स्ट रेजिस्टेंस इज बिटवीन ए एंड बी। सेकंड रेजिस्टेंस भी हमारा ए एंड बी के बीच में है, सो दूसरी आवाज की तरफ मत ध्यान दीजिए, मेरी आवाज की तरफ ही ध्यान देना है सब लोगों को। सो अगेन ए एंड बी के बीच में ही सेकंड रेजिस्टेंस है। अब आपने थर्ड रेजिस्टेंस देखा तो वापस ए एंड बी के बीच में ही थर्ड रेजिस्टेंस है, अगेन वैल्यू आर। और फोर्थ रेजिस्टेंस को देखा तो अगेन ए एंड बी के बीच में ही फोर्थ रेजिस्टेंस है, अगेन वैल्यू आर। सो अगेन दिस इज वेरी सिंपल सर्किट। नाउ चारों भी रेजिस्टेंस कैसे, पैरेलल कॉम्बिनेशन में। अभी मैंने बताया अगर पैरेलल सर्किट होगा तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकलता है, आर डिवाइडेड बाय एन। सो आर इज आर का वैल्यू आर ही है। कितना रेजिस्टेंसेस है, 4। सो इट्स सर्किट का रिजल्टेंट रेजिस्टेंस या फिर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस में बोलूंगा उसको, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो गया, R बाय 4। सो दिस इज द फाइनल आंसर। सो इसका जो लॉजिक है ना, R डिवाइडेड बाय n, यहाँ पे यूज करके आपको इस सर्किट को सॉल्व करना है। सो देखिए ट्रिक जो मैंने आपको बताया, पॉइंट शिफ्टिंग ट्रिक, इस ट्रिक का यूज करके आप कितना भी कॉम्प्लेक्स सर्किट रहने दो, उस कॉम्प्लेक्स सर्किट को आप इजी गोइंग में सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए इसमें और एक प्रॉब्लम मैं आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूँ। ये प्रॉब्लम आपको करना है, ये पॉइंट शिफ्टिंग ट्रिक पे नहीं है। ये जो प्रॉब्लम है वो है हमारा किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ पे। ये पॉइंट आज आपको सॉल्व करना है और कमेंट में मुझे आपको इसका आंसर आज के आज डालना है। सो आई विल क्रॉस चेक फॉर दैट पर्टिकुलर आंसर और नेक्स्ट कुछ लेक्चर में मैं इसका भी सॉल्यूशन आपको दे दूंगा। पर ये प्रॉब्लम मैंने फर्स्ट प्रॉब्लम में आज के लेक्चर में इसका ट्रिक बताया, ये आपको सॉल्व करना है उस पर्टिकुलर मेथड से। शॉर्टकट मेथड से तो मैं और बताऊंगा आपको, पर केवीएल का जो कंसेप्ट है उसके अकॉर्डिंगली आपको इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है और कमेंट में मुझे आपको इसका आंसर पुट करना है। सो we'll stop here and next concept will continue in the next lecture. So thank you.